के पूर्व मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय केंद्रीय सचिव रहे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे बीच संभाग के सह प्रभारी के नाते आदरणीय अतर सिंह जी बड़ाना, हमारे प्रवासी प्रभारी के नाते जिले के आए हुए माननीय अभय जी वर्मा, जिले के संगठन प्रभारी माननीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों विधायक आदरणीय वासुदेव देवान साहब, आदरणीय अनिता जी बघेल, हमारे माननीय सुरेंद्र सिंह जी और हमारे संभाग के मीडिया के प्रभारी अनीश जी मोयल। आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय गजेंद्र सिंह जी बेसर का हम सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय से अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिले द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेता विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय वासुदेव जी, आदरणीय अनिता जी, उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस संभाग के चुनाव प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सह संयोजक आदरणीय अतर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आए सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माननीय संवाददाता बंधुओं, सभी छायाकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत इस प्रेस वार्ता में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आए। मैं हृदयपूर्वक पार्टी की तरफ से और अपने व्यक्तिगत तरफ से आप सब लोगों का आभार और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व की तिथियां घोषित हो गई और चुनाव की इन तिथियों की घोषणा का इंतजार की प्रतीक्षा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस बेसब्री के साथ में कर रहे थे, उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ में चुनाव की इन तिथियों की घोषणा की प्रतीक्षा राजस्थान के करोड़ों मतदाता कर रहे थे। पिछले चुनाव के समय में कुछ झूठी घोषणाएं करके कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई, किसानों के साथ में छलावा, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़, प्रदेश के महिलाओं, माताओं, बहनों के साथ में सलामती का वादा करके ये सरकार अस्तित्व में आई थी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के गठन, चुनाव का परिणाम आने और सरकार के गठन के बीच में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का खेल चला, उसके चलते हुए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार की प्राथमिकता लगातार 4.5 साल तक कुर्सी बचाना ही बनी रही। एक कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं थे और दूसरे कुर्सी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। दोनों के उस संघर्ष के चलते हुए राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोग खून के आंसू रोने के लिए, अपमान के घूंट पीने के लिए मजबूर हुए। राजस्थान जो डबल इंजन की सरकार के समय में प्रगति के हर एक पैमाने पर, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं के दृष्टिकोण से देखें, प्रदेश के आर्थिक प्रबंधन और हालात के दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार था। दुर्भाग्य से वहां सरकार बदलने के बाद वहां से फिसल करके राजस्थान आज इन सभी पैरामीटर्स पर अंतिम पायदान में आकर के खड़ा हो गया।
कुछ विषयों में राजस्थान ने निश्चित रूप से प्रगति की है। इस 5 साल के पौने 5 साल के कालखंड में राजस्थान ने निश्चित ही कुछ लक्ष्यों में कीर्तिमानी उपलब्धियां प्राप्त की। दुर्भाग्य से राजस्थान इस अराजक और निकम्मी सरकार के चलते हुए आज महंगाई में देश में 1 नंबर पर है। इस सरकार की विफलता के चलते हुए आज राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से देश में पहले पायदान पर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के आधार पर भी राजस्थान देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाला प्रदेश है। भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार जिस प्रदेश में है वो प्रदेश राजस्थान बना है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखें, जिस प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार की घटनाओं में सर्वाधिक वृद्धि हुई उसके दृष्टिकोण से भी और सर्वाधिक केसेस रजिस्टर हुए हों उसके दृष्टिकोण से भी राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। वो राजस्थान जिसकी पहचान देश के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हुआ करती थी, उस राजस्थान को अपराध की राजधानी बनाने का काम इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। इनके निकम्मेपन के चलते हुए आज राजस्थान में जिस तरह से माफिया राज बढ़ा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। यदि मैं पिछले 24 घंटे की चर्चा करूं तो भी राजस्थान में 6 अन्य अलग अलग स्थानों पर गोली मार करके हत्याएं करने की घटनाएं हुई है। यदि पिछले दिनों का औसत निकाला जाए तो रोजाना 8 हत्याएं और 18 बलात्कार राजस्थान में रोज के दर से राजस्थान में हो रहे हैं। शांति प्रिय राजस्थान में पिछले 54 महीनों में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और 7,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं राजस्थान में हुई है। इसी क्रम में राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। अनेक इलाकों में दलितों के साथ में अपमान और दलित महिलाओं के साथ में दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। और 2018 की तुलना में अगर दलितों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की तुलना की जाए तो इसमें 200% से ज्यादा वृद्धि पिछले इस 5 साल के कालखंड में हुई है। राज्य में गैंगवार चरम सीमा पर है और राज्य का हर एक व्यापारी व्यवसायी भयभीत अपने आप को महसूस करता है। 2 पैसे कमाने वाले हर एक व्यक्ति के पास में एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आते हैं, उनको थ्रेट्स आती हैं, उनको धमकियां दी जाती है। पैसा न देने पर उनके घरों पर खुलेआम गोलियां चलाई जाती हैं, उनके बच्चों को अगवा करने की धमकी दी जाती है। आज राजस्थान अपराधियों के चंगुल में तो फंसा ही है, साथ साथ में राजस्थान में नशे के कारोबार में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार को बचाए रखने के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को खुली छूट दी और उनके संरक्षण में जिस तरह से खुलेआम माइनिंग माफिया काम कर रहे हैं, शराब माफिया काम कर रहे हैं, बजरी माफिया काम कर रहे हैं, भूमि माफिया काम कर रहे हैं, मंदिरों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों को लूटने और कब्जा करने के माफिया काम कर रहे हैं, डीजल चोर का जो है वो अन्य प्रदेशों से ला करके बेचने का एक डीजल माफिया काम कर रहा है। इस तरह के विभिन्न माफिया उन विधायकों को जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पार्टी का विधायक होने के नाते खुली छूट दी, उनके संरक्षण में इस तरह के षड्यंत्र राजस्थान में हो रहे हैं। और इस तरह के राजनीतिक दखल के चलते हुए राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह खराब हो गई। जिस राजस्थान की पहचान पद्मिनी के जौहर से थी, जिस राजस्थान की पहचान रंगा देवी के जल समाधि से थी, जिस राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से, पन्ना और गोराधाय के समर्पण और बलिदान से थी,
जिस राजस्थान की पहचान राणाबाई और कर्माबाई के खींच से हुआ करती थी, उस राजस्थान की पहचान को बलात्कारी प्रदेश की पहचान देने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज राजस्थान के किसी भी परिवार में जहां कोई युवा बेटी, बहन, बहू है, वो परिवार आज जब भी बेटी, बहू या बहन परिवार के किसी काम से, पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर जाती है और शाम को लौट करके घर वापस ना आए, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेते। न राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हुई, अगर मैं उनका उल्लेख करूं तो ये लगता है कि न तो राजस्थान में घर सुरक्षित रहे, क्योंकि घरों से उठा करके ले जा करके बलात्कार की घटनाएं हुई है, न कार्यालय सरकार के सुरक्षित रहे, न अस्पताल सुरक्षित रहे, न एम्बुलेंस सुरक्षित रही, न पुलिस के थाने सुरक्षित रहे, न स्कूल सुरक्षित रहे, न विश्वविद्यालय सुरक्षित रहे, न कॉलेज सुरक्षित रहे, न बस स्टैंड और चौक चौराहे सुरक्षित रहे। आज राजस्थान की बहनें, माताएं और बेटियां आज अपने आप को हर जगह असुरक्षित महसूस करती हैं। और जिस तरह की बीभत्स घटनाएं राजस्थान में पिछले दिनों में हुई है, अपने ही पड़ोस में भीलवाड़ा में जिस तरह की घटना हुई, एक छोटी सी अबोध बालिका को उठाकर ले जाकर दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद में मारने की उसको कोशिश की, गला दबाकर मारने की। न मरने पर जलती हुई कोयले की भट्टी में फेंक दिया गया और वहां भी पूरा न जल जाने पर कई टुकड़े से, पावड़े से टुकड़े टुकड़े काट करके उसको अलग कर दिया गया। इस तरह की अनेक विभत्स घटनाएं राजस्थान में हुई है, जिसने राजस्थान की इतिहास पर और राजस्थान की संस्कृति पर कालिक पोतने का काम किया। और सरकार में बैठे हुए लोगों ने इन सारी घटनाओं पर जिस फौरी तरह से प्रतिक्रियाएं दी, माननीय मुख्यमंत्री जी से पहली बार पूछा गया था तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम केसेस ज्यादा रजिस्टर करते हैं इसलिए घटनाएं ज्यादा हो रही। दूसरी बार उन्होंने पूछने पर कहा कि फेक केसेस ज्यादा होते हैं इसलिए ज्यादा घटनाएं हो रही। तीसरी बार पूछने पर कहा कि क्योंकि घटनाओं के बाद में, बलात्कार या गैंगरेप के बाद में हत्याओं की घटनाएं ज्यादा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पोक्सो का कठोर कानून बन गया इसलिए लोग उनको मार देते हैं। चौथी बार पूछने पर कहा कि रिश्तेदार इस तरह की घटनाएं ज्यादा करने लगे। और हद तो इंतहा तो तब हो गई जब राजस्थान सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री को विधानसभा के पटल पर प्रश्न का उत्तर देना था, तब उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये घटनाएं इसलिए ज्यादा होती हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और जब वो ये बोल रहे थे तब कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक खिसिया करके हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, ताली बजा रहे थे। ये राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का काम, और उस राजस्थान जो पृथ्वीराज चौहान का राजस्थान है, जो महाराणा प्रताप का राजस्थान है, जो बप्पा रावल, सांगा और कुंभा का राजस्थान है, जो महाराणा लाखा और वीर दुर्गादास का राजस्थान है, उस राजस्थान ने जिसने महिलाओं की रक्षा के लिए, जिस राजस्थान ने महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए, जिस राजस्थान के वीरों ने, बहादुरों ने, पुरुषों ने, मर्दों ने अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी थी, उन मर्दों की मर्दानगी और इतिहास पर कालिक पोतने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। और उसके बाद में वर्तमान सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के नए मानक राजस्थान में क्रिएट किए, हर एक विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार के नए नए आंकड़े आ रहे हैं। मैं अगर मेरे जल जीवन मिशन के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जिस तरह से छोटी सी जांच की शुरुआत होने के साथ ही, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार की इस तरह की शिकायतें, इंप्लीमेंटेशन में फेल्योर की शिकायतें आ रही थी, और उन शिकायतों को लेकर के हम निरंतर हर एक स्तर पर, मिशन डायरेक्टर के स्तर पर, सेक्रेटरी के स्तर पर, मेरे स्तर पर, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, अधिकारियों को पत्र लिख करके इन गड़बड़ झाला की सूचना दे रहे थे। लेकिन उसके बाद में भी सरकार के संरक्षण में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था, जांच एजेंसियों की कार्रवाई की पहली कदम आगे बढ़ते कई किलो सोना और कई करोड़ रुपए नगद प्राप्त हो चुके हैं। कुछ लोग जेल पहुंचे और मुझे लगता है कि ठीक से जांच अगर होगी तो न जाने कितने लोगों को, कितने नेताओं को और अधिकारियों को अभी जेल में जाना पड़ेगा। लाल डायरी की चर्चा आप सबके सामने आई होगी। सरकार का ही एक मंत्री जो एक दिन पहले तक मंत्री था, वो सरकार की कच्चा चिट्ठा एक लाल डायरी लेकर के और प्रतीक के रूप में लेकर के आता है, और डायरी का भय इतना भयंकर है कि सरकार की पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे विधायक एकत्रित होकर के उस डायरी को छीनने के लिए
रग्बी के जैसा कंपटीशन हो रहा था, ऐसा विधानसभा में दिखाई दे रहा था। उसको नीचे गिरा करके लात घूंसों से पीटा जा रहा था और वो डायरी छीन करके उसके बाद में उस डायरी को विजय पताका की तरफ फहराया जा रहा था। ये डायरी इस बात का संकेत है कि इस डायरी में कितनी तरह के काले चिट्ठे जो है उस लाल डायरी में अंकित है। और ये तो एक डायरी है। अन्नपूर्णा के घोटाले की डायरी निकालेंगे, वो शायद अलग तरह की निकलेगी। मोबाइल खरीद में जिस तरह का घोटाला हुआ है उसकी पर्चे निकालेंगे तो वो अलग अलग की डायरी निकलेगी। माइनिंग में जिस तरह का घोटाला राजस्थान में हुआ है और कल परसों आचार संहिता लगने की रात तक जिस तरह लाइमस्टोन की माइंस को मार्बल की माइंस दिखा करके करोड़ों रुपए का घोटाला जिस तरह से किया गया, उसके कच्चे छुट्टे चुनेंगे तो निकलेंगे तो वो शायद भूरे रंग की डायरी निकलेगी। कितने रंग की अलग अलग रंग बिरंगी डायरियां जो है वो इस अशोक गहलोत सरकार ने इसके भ्रष्टाचार के कारनामों के चलते हुए बनाई है। राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ, उनसे नौकरी देने का वादा किया गया था और नौकरी न मिल दे पाने पर स्टाइपेंड देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन न बेरोजगारी भत्ता मिला न नौकरी मिली। उल्टा पेपर लीक के कारण से एक अंधकार वरुण भविष्य जो है वो राजस्थान के युवाओं को देने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया। लाखों लोगों का, लाखों युवकों का भविष्य अंधकार में करने के बावजूद भी सरकार निरंतर मुख्यमंत्री के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर निरंतर उन पेपर लीक की घटनाओं पर पर्दा डालती हुई दिखाई दी। मुख्यमंत्री जी से जब पेपर लीक के आरंभिक काल की घटनाओं के बाद में प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने बार बार स्वयं जाकर के ये कहा था, स्टेटमेंट किया था कि इसमें अधिकारी और नेता सम्मिलित नहीं। बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देने के बावजूद भी जब ये घटनाएं होती रही, सरकार के प्रश्न में पेपर लीक होते गए, सरकार के नेताओं के प्रश्न में पेपर लीक होते गए। और मैं तो अभिनंदन करूंगा आप सब पत्रकार मित्रों का कि 17वें पेपर लीक के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रचंड आंदोलन खड़ा किया था और उसका सहयोग आप सब लोगों ने जिस तरह से किया, जिस तरह से निर्भीक होकर के आप सब लोगों ने निष्पक्षता के साथ में युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जब सजीव चित्रण किया, उसके बाद में सरकार होश में आई और जांच केवल 2 कदम अभी चली है। मुख्यमंत्री जी जिन 2 वर्गों को क्लीन चिट दे रहे थे, अधिकारी भी जेल में पहुंचे, आरपीएससी के सर्विंग मेंबर, राजस्थान के आरपीएससी के इतिहास, गरिमा और प्रतिष्ठा का मुंह काला करके वो जेल में पहुंचे। और उसके बाद में जिस तरह की टिप्पणियां उनकी नियुक्ति को लेकर के की गई, वो अपने आप में जो है राजस्थान की गरिमा को कम करने वाली थी। और उसके अतिरिक्त जब जांच दूसरे कदम पर पहुंची तो सरकार के मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति गोपाल केसावत जेल के सींचों के पीछे पहुंचे। अभी तो ईडी ने उसकी जांच करना प्रारंभ की है, उसके कुछ अभियुक्तों को कल गिरफ्तार किया है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि यह जांच जब और आगे बढ़ेगी और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई उनको न्याय दिलाने की जिस दिन कार्रवाई शुरू होगी, कांग्रेस पार्टी के कई सफेद पोस्ट नेता जो है जेल की सीटों के बीच में आप सबको दिखाई देंगे। मित्रों, राजस्थान के जिस तरह से बुरे हाल इन्होंने किए हैं, राजस्थान को जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से बदहाल करने का काम इन्होंने किया, उसके साथ साथ में राजस्थान को तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए सांप्रदायिक अग्नि में झोंकने का काम भी इस वर्तमान सरकार ने किया। अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, हिंदू त्योहारों पर, उनके जुलूसों पर, उनके जलसों पर प्रतिबंध लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। और दूसरी तरफ पीएफआई को पूरे मान सम्मान के साथ में, जिस पीएफआई को बाद में पूरी दुनिया ने आतंकवादी संगठन कहते हुए बैन लगाया, उस पीएफआई का गाजे बाजे के साथ में पुलिस संरक्षण में मान सम्मान के साथ जुलूस निकालने का पाप जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। माननीय मोदी जी जहां मंदिर बनाने की बात करते हैं, जहां हमारी विरासत को सहेजने की बात करते हैं, उस राजस्थान में राम दरबार को ढाया गया क्रेन के द्वारा, मंदिरों को तोड़ा गया, 400-400 साल पहले के पुराने शिवालय तोड़े गए। और उन सब के चलते हुए इस तरह की सांप्रदायिक ताकतों के जो हौसले बुलंद हुए, उनके चलते हुए मांडलगढ़ में सांप्रदायिक घटनाएं हुई, करौली में सांप्रदायिक दंगे हुए, भीलवाड़ा में सांप्रदायिक दंगे हुए, भीलवाड़ा में दोबारा दंगा हुआ, जोधपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ। और इन सब घटनाओं के समय में सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए जिस तरह से जांच में भेदभाव किया, गिरफ्तारियों में भेदभाव किया,
कार्रवाई में भेदभाव किया, मुआवजा देने में भेदभाव किया। उसके चलते हुए जिस तरह से इन सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बुलंद हुए और उनके बुलंद हौसलों के कारण से कन्हैयालाल का सिर धड़ से काट करके अलग कर दिया। और ये सरकार ऐसी सारी घटनाओं को रोकने के बजाय इन पर लीपापोती करके पर्दा डालते हुए दिखाई दी। पिछले 24 घंटे में भी इस तरह की अनेक घटनाएं जो राजस्थान में हुई हैं, जहां सांप्रदायिक तनाव सरकार के फेलियर के कारण से हुए हैं। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा देखिए, अजमेर के ही पड़ोस में पिछले दिनों में परबतसर डिडवाना के बीच में हुई घटना में, जहां दो गैंग्स के आपसी लड़ाई में संदेह में 2 दलित युवकों को गाड़ियों से कुचल करके मार दिया गया, उनकी लाश भी टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दी गई। परिजन, सामान्य गरीब लोग छोटा सा मुआवजा लेने के लिए 7 दिन तक 8 दिन तक अपने अक्षत विक्षत शवों को लेकर के सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हुए थे। सरकार का दिल नहीं पसीजा, भामाशाहों ने इकट्ठा करके, समाज ने इकट्ठा करके उनको सहायता और संबल प्रदान किया। जबकि दूसरी तरफ जयपुर की घटना होने के 6 घंटे के भीतर भीतर 50 लाख रुपए का मुआवजा देकर के सरकार ने अपने आप को तुष्टिकरण की वाली करने वाली सरकार होने का स्वमेव सर्टिफिकेट जो है वो देने का काम किया। एक तरफ सरकार इस तरह के हौसलों को बढ़ाती है और दूसरी तरफ जयपुर बम ब्लास्ट के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र करती है। सैकड़ों लोगों के हत्यारे भारत में अशांति फैलाने के उद्देश्य से जयपुर सहित अनेक शहरों में इस तरह का बम ब्लास्ट करने वाले दुर्दांत आतंकवादियों को सजा न मिल सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक कोर्ट में जो है वो वकील न भेज करके उनको बचाने का पाप किया है। और ऐसे सैकड़ों लोग जो उन घटनाओं में हताहत हुए थे, जो सैकड़ों लोग जो आज भी उस घटना के कारण से हुए नुकसान, शारीरिक और आर्थिक नुकसान का दंश झेल रहे, उन सबको जले पर या घाव पर तेजाब डालने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। इस कांग्रेस के भावभ्रष्ट शासन में आज मेवात क्षेत्र में गौकशी चरम सीमा पर है। गायों की तस्करी हो रही है और काटने के लिए गायों को राजस्थान से ले जाने के षड्यंत्र राजस्थान में रचे जा रहे हैं। इसी क्रम में यदि मैं केंद्र सरकार की योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन के दृष्टिकोण से बात करूं, जल जीवन मिशन जो हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, देश में जहां 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, वो बढ़कर के आज 67-68% तक पहुंच गया। दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा वित्तीय संसाधन या बजट उपलब्ध कराने के बावजूद भी 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने राजस्थान सरकार को हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए देने के बावजूद भी राजस्थान प्रगति की दृष्टिकोण से नीचे से तीसरे चौथे पायदान पर संघर्ष कर रहा है। जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से देखूंगा, राजस्थान ने निश्चित रूप से पहले पायदान पर अपने आप को खड़ा किया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और गरीब माताओं बहनों को पीने का पानी ढो करके लाने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के इस पुनीत काम में काम को पूरा करने की दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार पूर्णतया विफल हुई। अगर मैं अजमेर के दृष्टिकोण से बात करूं तो अजमेर में भी 96 घंटे में शायद एक बार पानी बमुश्किल सप्लाई हो रहा होगा। इतना पैसा देने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी परियोजना में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह का स्मार्ट सिटी परियोजना में जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ और कंस्ट्रक्शन पर एनजीटी के आदेश के बाद में उसको तोड़ने की जहां मजबूरी आई है, ये इस सारे भ्रष्टाचार को, सरकार की मानसिकता को उजागर करता है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश प्रगति कर रहा है, देश की पहचान पूरे विश्व भर में बढ़ रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई ताकत और सशक्त देश की तरह उभर रहा है। अभी हाल ही में आए आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार आंकड़ों के अनुसार भारत जो दुनिया की 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, अगले 2 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और अभी हाल ही में भारत की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा करके भी 6.1 से 6.3 तक आईएमएफ ने डिक्लेयर कर दिया और ये माना है कि दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमी जहां रिसेशन की तरफ जा रही है, वहां भारत उसमें ब्राइटेस्ट स्पॉट की तरह चमक रहा है।
वहां दूसरी तरफ राजस्थान को कर्ज के जो है बोझ के तले धकेलने का काम इस वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने किया है। अमृत योजना में भी 186 करोड़ के कामों की डीपीआर भी सरकार जो है वो 5.5 साल में नहीं बना पाई। अजमेर में डीपीआर भी नहीं बना पाई। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को बदलने के लिए राजस्थान की जनता इस चुनाव के तिथियों की घोषणा एक एक उंगली पर दिन गिन करके इंतजार कर रही है। और अब से 45 दिन बाद जब चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान की जनता एक एक दिन भी गिन करके 45 दिन का हिसाब कर रही है, ताकि इस वर्तमान की नकारा निकम्मी सरकार, इस अराजक सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार, इस बेरोजगारी का दंश देने वाली सरकार, इस महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचार को संरक्षण देने वाली सरकार, इस माफिया राज को पनपाने वाली सरकार, इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए कुर्सी पर से खींच करके नीचे गिरा करके पटका जा सके, इसके लिए राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी प्राण प्रण की ऊर्जा के साथ में, जिन्होंने 5 साल तक लगातार इस सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था, अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर के जुटे हैं। आप सभी पत्रकार मित्रों का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात का समाप्त करता हूँ। सर, आज जो मीटिंग ली आपने चुनाव संचालन, क्या आगे किस तरह का रहेगा बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक भाव से हम सब लोग काम करते हैं और चुनाव के प्रबंधन और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी विभिन्न कार्यकर्ताओं को दी गई। राजस्थान भर में एक रूपता के साथ में हम चुनाव का प्रबंधन कर सकें, इस दृष्टिकोण से हर एक जिले में इस तरह की कार्यशालाओं को आयोजित किया गया है, जहां वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके ऐसे सारे चुनाव प्रबंधन के साथ में जुड़े दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके उनकी भूमिका, उनकी आवश्यकता, उनकी जिम्मेदारी क्या और किस तरह से होगी, इस विषय पर चर्चा की है। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है जो हर एक चुनाव से पहले हम सब लोग इसी तरह से करते हैं। पहली लिस्ट से ही बीजेपी में विवाद के स्वर उठने लगे। विरोध पहली लिस्ट एक ही लिस्ट जारी हुई है और 41 सीट के बाद से लगातार विरोध आ रहा है केवल एक लिस्ट। आगे क्या आज आपके सामने हुआ सर? देखिए, ये तो नहीं, आज तो कोई विरोध, अभी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, वो तो सिर्फ टिकट मांगने के लिए आ रहे थे। टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। टिकट मांगना तो टिकट मांगना ही परिवर्तन का सूचक है भैया। टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। राजनीतिक क्षेत्र में जब कार्यकर्ता काम करता है, अपनी महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा को लेकर के आता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम कार्यकर्ता परिश्रम करता है, अपना संपूर्ण नियोजित करता है, अपनी 100% ऊर्जा को नियोजित करता है, वो इस महत्वाकांक्षा के साथ में कि मुझे अवसर मिलेगा, इसके साथ में करता है। इसलिए टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने आप को योग्य समझते हैं, उपयुक्त समझते हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं और राजस्थान की जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसलिए राजस्थान में कुछ टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है। आप उठा करके देख लीजिए, पीसीसी के ऑफिस के बाहर कौवे और उड़ते हैं, वो शायद डिजाइन बॉक्स का कर्मचारी जहां बैठते हैं वहां फिर भी शायद कुछ लोग दिखाई देते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बारे में हजारों लोग दिखाई देंगे। जब इस तरह की परिस्थिति होती है, सामान्य प्रक्रिया है। कुछ कार्यकर्ता शायद जो अपेक्षा अनुरूप उनकी अपेक्षा अनुरूप टिकट न मिलने के कारण कुछ प्रतिक्रिया करें, ये स्वाभाविक है। एक आध दिन में सब शांति होगी। हम सब परिवार भाव से एक ही उद्देश्य की इस नकारा निकम्मा सरकार, इस अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ करके फेंकना, हम सब एकजुट होकर के उसके लिए काम करेंगे। कंट्रोल के लिए अब क्यों पता था कि विरोध होगा, दावेदार ज्यादा है, विरोध की संभावनाएं थी, फिर डैमेज कंट्रोल के लिए अब कदम उठाया जा रहा है। तो डैमेज कंट्रोल तो भाई साहब डैमेज होने के बाद ही होता है कि पहले होता है? नहीं, तो आज ये पता पहले भी हम लोगों से सबसे चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ऐसा नहीं होता है कि नहीं, सर्वे किया आपने सर, सर्वे किया, फीडबैक लिया, उसके बाद वितरण किया, तो फिर ये विरोध क्यों? तो सर्वे में एक कार्यकर्ता कि अगर क्रमांक 40 आ रहे हैं और दूसरे के 38 आ रहे हैं तो 38 वाले का विरोध करने के हक को भी हम रोक सकते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है मित्र, और प्रक्रिया